अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमार मुजाहिद है और लीनियर अलजेब्रा फॉर इंजीनियर्स के इस कोर्स में आज हमारा फर्स्ट लेक्चर का सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो उसमें हमने लास्ट पे एंड किया था। बेसिकली जब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो इक्वेशंस हैं और दो आपके पास अननोन्स हैं, तो उसका बेसिकली जो सोल्यूशन बनता है उसमें तीन केसेस बनते हैं। या तो आपका कंसिस्टेंट होता है और कंसिस्टेंट में फर्दर दो केसेस हैं कि आपका यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, इसी तरह से आपके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं। और सेकेंडली आपका जो लीनियर सिस्टम है विद टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स, वो आपका इनकंसिस्टेंट हो सकता है और उस केस में आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और इन तीनों केसेस में हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखी थी। सो आज के लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल्स। लेट्स से चले हम यहाँ पर क्विकली लिख लेते हैं a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इज इक्वल टू a4। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई, इसमें तीन हमारे पास अननोन है। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3 इज इक्वल टू b4, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। और थर्ड इक्वेशन हम कह देते हैं जी c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 इज इक्वल टू c4। ये आपके पास देख रहे हैं तीन इक्वेशंस हैं और इसमें हमारे पास तीन अननोन्स हैं बेसिकली, जिसकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी होती है x1 x2 x3। जब आप इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं ना तो हमारे पास पॉसिबल 8 केसेस बनते हैं, वो आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, उसको समझते हैं पहले। नंबर 1 आपके पास ये हो सकता है कि इन तीनों के केसेस में, अच्छा एक और बात आपको बता दूं, जब आपके पास इक्वेशन होती है जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं तो उसकी ज्योमेट्री जब उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं तो एक लाइन बनती है। लेकिन जब आपके पास बात आती है तीन वेरिएबल्स में तो आप 3 डिमेंशन में चल जाते हैं और इस केस में एक आपके पास प्लेन बनता है, स्ट्रेट प्लेन बनता है। ठीक है, तो बेसिकली इन तीनों इक्वेशंस के तीन प्लेन होंगे। अब ये देखें, पहला केस हमें कहता है कि तीनों प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कोई भी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ पर तीनों प्लेन मिल रहे हों। तो दैट मीन्स आपको सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि तीनों प्लेन्स कहीं पर इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे। ठीक है, सेकेंड केस पे आ जाएं, दिस इज नंबर 2। नंबर 2 में देखें दो प्लेन्स आपस में पैरेलल हैं, एक ये वाला और एक ये जो नीचे पड़ा हुआ है, और थर्ड जो है वो उनको इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इस केस में भी सोल्यूशन आपको एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, तीनों प्लेन्स जो हैं आपस में पैरेलल तो नहीं है बट दो दो प्लेन्स करके आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे देखें, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला है, दूसरा ये पीछे ये वाला और थर्ड वाला ये नीचे है। ठीक है, तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है अगेन जहाँ पर तीनों प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा जी, फोर्थ केस देखें ज़रा, इसमें आपके पास दो प्लेन्स आपस में कोइंसाइड कह सकते हैं आप। ठीक है, कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर है, सेम प्लेन है बेसिकली। थर्ड जो है वो उनके पैरेलल आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में भी अगेन आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इधर से नीचे आ जाए, दिस वन फिफ्थ केस। इसमें देखें आपके पास जो दो प्लेन है ना, अगेन वो ऊपर वाले की तरह वो कोइंसिडेंट हैं, यानी कि एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। और जो आपका थर्ड प्लेन है वो आपका कुछ इस तरह से मिल रहा है। ये जो आपकी एक लाइन बन रही है ना, स्ट्रेट लाइन, ये ऐसा पॉइंट है, बेसिकली पॉइंट नहीं है, बेसिकली इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपके तीनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये जितने भी पॉइंट्स होंगे सब के सब सोल्यूशन होंगे। तो बेसिकली इस केस में आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 6th केस आप देखें, इसमें देखें हमारे पास तीनों प्लेन सेम आ रहे हैं, मतलब कोइंसिडेंट हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, एग्जैक्टली एक ही प्लेन है बेसिकली, तीनों से मिलकर बन गया। ठीक है, तो हर पॉइंट ही बेसिकली इसमें हमारा सोल्यूशन होगा क्योंकि हर पॉइंट ही इंटरसेक्शन है, कॉमन इंटरसेक्शन है। ठीक है, अगेन आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। नेक्स्ट आप आ जाए 7th पे। 7th पे देखें, आपको ज्योमेट्री नजर आ रही है, एक ये वाला, एक प्लेन ये वाला है, दूसरा आपके पास ये और थर्ड वाला ये है। तीनों आपके पास कॉमन इंटरसेक्शन आपको मिल रहा है बट इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस मिल रहे हैं। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये वाली, इस पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आ रहे हैं और जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब सोल्यूशन सेट में आएंगे। और अब चलते हैं आखिरी केस की तरफ। आखिरी केस में देखें, दो जो आपके पास प्लेन है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स, बट जो थर्ड जो आपका प्लेन है, दिस वन, ये ऊपर से परपेंडिकुलर जा रहा है दोनों के, तो ये एक डॉट जो आपको नजर आ रहा है ना, एग्जैक्टली एक पॉइंट ये वाला होगा जहाँ पर तीनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है,
और यही बेसिकली इसका सोल्यूशन भी होगा और इस केस में आपके पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन और उससे पहले कुछ एग्जांपल्स भी सोल्व करते हैं, जहाँ से हमें बेसिकली करने के बाद आइडिया होगा कि आपके पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो अभी ज़रा आगे मूव करते हैं। ओके, तो सिस्टम अब चलते हैं, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है। हमने नेक्स्ट लेक्चर से हम 2 मेथड्स पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और सिंपल मेथड जो कि आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे उसको ज़रा रिकॉल करते हैं। तो उससे भी पहले एक और कॉन्सेप्ट है, दिस इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। तो लेट्स से अगर इन जनरल बात करें, ये लेट्स से जी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें आपके पास x1 x2 xn n आपके पास वेरिएबल्स हैं या आप कह सकते हैं n अननोन्स हैं। ठीक है, और इसी तरह से b1 से लेकर bm तक m आपके पास इक्वेशंस हैं। इसका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो सिंपल, आपने ये करना है कि जो वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना, जस्ट आपने उसी तरतीब के साथ उनको लिख देना है। जैसे देखें a1 1 आ रहा है, नेक्स्ट क्या है a1 2 है, फिर आफ्टर सर्टेन पॉइंट्स आपके पास a1 n आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आगे आप एक लाइन लगा लें और उसके बाद जो आपके पास राइट साइड पे कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं उनको लिख लें, b1 b2 अप टिल bm। ये आपके पास होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, देन यहाँ से हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखें जी, सिंपल 3 इक्वेशन हैं, 3 अननोन्स हैं, तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये सामने लिखा हुआ है। x1 का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिख लें। x2 का कोफिशिएंट 1 अगेन लिख लें। x3 का कोफिशिएंट 2 है, उसको भी लिख लें। इसी तरह से सेकंड 2 4 -3 और 3 6 -5, और बाकी जो राइट साइड पे कॉन्स्टेंट्स हैं उनको आप लाइन लगाकर थोड़ा सेपरेट कर दें। ठीक है, ताकि पता चले कि ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ऑगमेंट किया गया है, कह सकते हैं थोड़ा इसको बढ़ा दिया है, और वो बेसिकली जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं 9 1 और 0 वो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब हमने देखें, चलें ये आपका था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नेक्स्ट ये पॉइंट्स हैं, पहले इनको पढ़ें ज़रा। आप जानते हैं जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना, तो ये 3 तरह के ऑपरेशन है जो हम अप्लाई करते हैं। आप किसी भी इक्वेशन को किसी नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आप किसी इक्वेशन को दोनों तरफ अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। ठीक है, सोल्यूशन में। इसी तरह से 2 आपके पास इक्वेशंस हैं, उनको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। 2 इक्वेशंस को ये देखें ना, अगर ऊपर आप चलें, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको आप पहले लिख लें, पहले वाली को नीचे लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंपल। थर्ड वाला क्या है, आप ऐड अ कांस्टेंट टाइम्स वन इक्वेशन टू अनदर। आप 2 इक्वेशंस को ऐड अप कर सकते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और इस तरह से कांस्टेंट टाइम्स ऐड कर सकते हैं। यानी किसी एक इक्वेशन को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, देन दूसरी में उसको ऐड कर दें, सिंपल, ये भी कर सकते हैं। क्योंकि हम जो इक्वेशन से कन्वर्ट हो चुके हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, तो यही 3 ऑपरेशन जो आपको मैंने अभी बताए हैं ये मैट्रिक्स में भी अप्लाई होंगे। मैट्रिक्स में कैसे अप्लाई होंगे, जो फर्स्ट ऑपरेशन है 1 वाला, उसको देखें ज़रा, मल्टीप्लाई अ रो थ्रू बाय अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। किसी भी रो को हम किसी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से 2 रोज़ को इंटरचेंज भी किया जा सकता है। जैसे ऊपर देखें ना, 2 इक्वेशन को इंटरचेंज कर सकते थे, यहाँ पर आप सिंपली कह देंगे कि 2 रोज़ को इंटरचेंज भी किया जा सकता है। इसी तरह ऐड अ कांस्टेंट टाइम्स वन रो टू अनदर। थर्ड जो पॉइंट था मैट्रिक्स में, उसका मतलब ये है कि आप किसी एक रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी में ऐड भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास हैं 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, किसी भी मैट्रिक्स पर जो आप अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ। लेट्स से ये आपके पास एक सिस्टम है, x + y + 2z = 9। ये आपकी जो इसमें फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास 2x + 4y - 3z = 1, दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। और 3x + 6y - 5z = 0, ये थर्ड इक्वेशन है। और अगर आप इसके सामने देखें तो ये देखें ज़रा, आपके पास इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। अगेन बता देता हूँ, सोल्यूशन सेट का मतलब ये होता है कि आपने x y z जो कॉन्स्टेंट्स होंगे, इस केस में x y z हैं, इनकी आपने वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिनके लिए ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हों। हमें चाहिए x y z की वैल्यूज़।
तो उसके लिए ज़रा अब हम चलते हैं अपना इस सिस्टम को सोल्व करते हैं। इससे पहले आपको अगर याद हो तो आपने पढ़ी होगी मैट्रिक्स की एचेलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म, तो उसको यूज़ करते हुए हम ये काम करेंगे। तो मैं ज़रा आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ बेसिकली मैट्रिक्स अपना, दिस इज़ x प्लस y प्लस 2z इज़ इक्वल टू 9। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 3z इज़ इक्वल टू 1। और इसी तरह थर्ड और लास्ट इक्वेशन आपकी है 3x प्लस 6y माइनस 5z दिस इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास है एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें तीन आपके पास अननोन्स हैं, ये वेरिएबल भी कह सकते हैं, और 3 ही आपके पास इसमें इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, अभी जो सीखा है इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखें विच इज़ 1 1 2 और आगे आ जाएगा 9। इसी तरह से सेकेंड रो आपके पास आ जाएगी 2 4 माइनस 3 1 और थर्ड आपके पास आ जाएगी 3 6 माइनस 5 0। ठीक है, तो ये आपका बना है जी इस केस में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो हमने बेसिकली सोल्व करने का नहीं, आसान तरीका ये है कि आप डायगोनल एंट्रीज है ना जो इस केस में, जैसे ये वाली एंट्री है, इसी तरह से ये आपके पास सेकंड डायगोनल एंट्री है, थर्ड डायगोनल एंट्री आपके पास ये है, आप इनको 1 1 कर दें ऑपरेशन अप्लाई करके, और बाकी जितने भी ऊपर नीचे एंट्रीज है ना ये वाली 1 2 माइनस 3 और 2 3 6 इनको 0 बना दें। ये आसान तरीका है। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज 1 करें बाकी 0 करें, फिर दोबारा इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास सिंपली x y और z की वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे आएंगी चलो इसको देखते हैं ज़रा। अच्छा जी, पहली डायगोनल एंट्री तो हमारे पास 1 है, उसके बाद हमने बनाना है इसको 0। तरीकाकार ये होता है कि पहले आपने डायगोनल एंट्री को 1 बनाना है, उसके नीचे 0 करें। तो 0 करने के लिए हमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा जी 2r1 माइनस r2। और आपने कोशिश ये करनी है कि जिस रो को आपने चेंज करना है ना उसको बाद में लिखें यहाँ पर। ठीक है, r2 हमने चेंज करनी है तो r2 का आपने बाद में लिख लिया। ठीक है, पहले आपके पास वैसे ही आ जाएगी 1 1 2, आगे आ जाएगा 9। ओके, सेकेंड रो को हमने चेंज करना है, 2r1 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप करेंगे 2r1 2 आ जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, और उसके बाद 2r1 4 4 माइनस माइनस प्लस 3 और ये 7 आ जाएगा, और ये 9 टाइम्स 2 18 माइनस 1 इज 17 आ गया। इसी तरह से थर्ड रो को अगेन आप एज इट इज लिखा रहते हैं 3 6 माइनस 5 और 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस 3 को 0 करना है। पहली डायगोनल एंट्रीज के नीचे जितनी भी एंट्रीज है ना उस सबको हमने 0 करना होता है। तो उसको 0 करने के लिए ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करेंगे, सिंपली 3r1 माइनस r3। अगेन देखें हमने r3 को चेंज करना है ना तो उसको आप बाद में लिख लें। तो उसके लिए पहले 2 आप रोज़ वैसे ही लिख लें क्योंकि उनमें कोई चेंजिंग नहीं करनी हमने, और ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 2 7 17। अब आ जाए थर्ड रो पे 3r1 माइनस r3, मतलब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस r3 इज इक्वल टू 0। अगेन 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 माइनस 6 इज माइनस 3। उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी 6 प्लस 5 इज 11। उसके बाद 27 माइनस 0 इज 27। ओके, सो ये हमारे पास नया मैट्रिक्स बना है। अब आपने क्या करना है, सेकेंड डायगोनल एंट्री को 1 बनाना है विच इज़ माइनस 2। तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, आप किसी भी रो को हमने ऊपर पढ़ा था नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में आप ये सिंपली कर दें -1/2 को मल्टीप्लाई करें r2 से। ठीक है, तो पहली रो एज इट इज़ 1 1 2 आगे 9 आ जाएगा। सेकेंड रो है 0 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से 0 ही बनेगा, -2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा, एंड दिस बिकम्स -7/2। और इसी तरह से ये बन जाएगा -17 डिवाइडेड बाई 2। और थर्ड रो अगेन एज इट इज़ आ जाएगी 0 -3 आपका ये 11 आ जाएगा, एंड दिस इज़ 27। ओके, तो आपके पास सेकंड डायगोनल एंट्री भी 1 हो गई है। अब नेक्स्ट काम हमने करना होता है कि डायगोनल एंट्री के नीचे जो एंट्री है इसको 0 बना देना सिंपली। तो उसके लिए ज़रा देखें क्या अप्लाई कर सकते हैं हम ऑपरेशन इस पर। अच्छा जी, सो -3 को हमने बनाना है 0। तो उसके लिए आसान तरीकाकार ये है कि आप 3r2 करें, चूँकि r3 को चेंज करना है तो r3 को आप बाद में लिख लें 3r2 + r3।
तो हमारे पास बनेगा जी 1 1, पहली बल्कि 2 रोज ऐसे ही आ जाएंगी। दिस वुड बिकम 0 1 -7/2 और दिस इज -17 डिवाइडेड बाई 2। अब बारी आती है जी R3 की। देखें ये दो चूंकि पहले ही 0 थी तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, ऑफ कोर्स फ़र्क नहीं पड़ता कोई। 3R2, 3 × 1 3 -3 इज़ 0। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास आ जाएगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वुड बिकम -21/2 और इसमें आपने ऐड करना है 11 को, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सिंपली 22 -21 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास सिंपली बन जाएगा 1/2। और इसी तरह से इसको भी चेंज करना है। तो R2 को मतलब -17/2 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास बनेगा -51/2 प्लस 27। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें 54 -51 इज़ 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2। ओके, सो अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, थर्ड डायगोनल एंट्री आपकी ये वाली बनती है, इसको आपने बनाना है 1। तो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कोई ज़्यादा मुश्किल काम है, सिंपली आपने R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2R3। तो उसके लिए 1 1 पहली 2 रोज़ को एज इट इज़ लिखा रहने दें, 1 1 2 और उसके बाद 9 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 0 1 -7/2 एंड दिस इज़ -17 डिवाइडेड बाई 2। R3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 था 0 ही रहेगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, देखें डायगोनल एंट्रीज भी 1 बन गई, डायगोनल एंट्रीज के नीचे वाली जो एंट्रीज थी वो भी आपके पास 0 हो गई। अब आप चलें ऊपर वाली तरफ, इसको कहते हैं बैकवर्ड। ठीक है, आपने ऊपर वाली जो एंट्रीज हैं डायगोनल से उनको 0 बनाना है। तो उसके लिए आसान तरीका ये, पहले आप इसको 0 बना लें। ओके, अच्छा जी, इसको कैसे 0 बनाएंगे? ओके सो अच्छा जी, इस केस में आप ये कर सकते हैं कि चूँकि हमने R1 को करना है तो चूँकि हमने ऑलरेडी कहा हुआ है कि आपने जिसको चेंज करना है उसको बाद में लिखना है, तो अब ये कर लें R2 - R1। इससे एक मसला तो बनेगा कि आपका ये -1 बन जाएगा, लेकिन खैर उसको हम हैंडल कर लेंगे। तो ये आपका -1 बनेगा, दिस बिकम्स 0। तो -7/2 -2, ये क्या बनेगा जी, -7/2 -2, दिस इज इक्वल टू -4 और ये -7, दिस इज बिकम्स -11/2। ठीक है, और इसी तरह से जब R2 में से R1 माइनस किया तो -17/2 -9। तो आप जब इसको करेंगे तो ये 18 बनेगा, 18 17 हमारे पास बनता है 35 और ये आ जाएगा -35 डिवाइडेड बाई 2। और आपके पास सेकंड रो थर्ड रो एज इट इज़ आ जाएगी, -7/2, दिस इज़ -17/2 और ये आपके पास 0 0 1 3। अब नेक्स्ट आप छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि R1 को माइनस से मल्टीप्लाई करें, या -1 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें डायगोनल में 1 चाहिए तो वो अनफॉर्चुनेटली -1 बन गया था। सिंपली आप 1 0 11/2 और उसके बाद 35/2। सेकंड आपके पास है जी 0, फिर 0, दिस इज़ 1 0, दिस इज़ -7/2 1, दिस इज़ -17/2 एंड 3। सो ये आपका न्यू डायगोनल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना है और इसमें आपने ऑपरेशन बेसिकली क्या अप्लाई किया है, -1 टाइम्स R1, राइट। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, -7/2 को चले हम 0 बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, -7/2 को 0 बनाना है तो उसके लिए सिंपली आप ये कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करें R3 को 7/2 से, मतलब 7/2 R3 प्लस R2 कर लें। ठीक है, आई थिंक इट वर्क्स। ओके, सो चेक करते हैं जी। आप R1 को एज इट इज़ लिखें 1 0 11/2 और ये आपके पास आ जाएगा 35/2। ओके, सो नेक्स्ट देखें जी, इसको आपने R3 को 7 से मल्टीप्लाई करना, 7/2 से मल्टीप्लाई करना, तो 0 0 है तो ये भी 0 ही रहेगा। फिर अगेन 7/2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस R2 1 आ जाएगा, तो ये एंट्री आपके पास 0 बन जाएगी। ठीक है ना, 7/2 -7/2 0। अच्छा जी, 7/2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से,
तो क्या बनेगा 21/2 -17/2, मतलब R2 प्लस करना है ना, क्योंकि ये माइनस का है तो -17/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपली बनेगा जी 4/2 और अल्टीमेटली 2 बन जाएगा। ठीक है, हाँ 2 बन रहा है। ओके, सो थर्ड रो को एज इट इज़ 0 0 1 और 3। ओके जी, सो एक और ऑपरेशन हमारे पास रह गया, उसको भी देखते हैं ज़रा। और वो आपने क्या करना है 11/2 को 0 बनाना है। तो इसके लिए सिंपली आप ये कर सकते हैं कि आप इसको मल्टीप्लाई करें 1 को 11/2 से और उसमें से माइनस कर दें इसको। ठीक है, अच्छा इसके लिए अगेन हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं, कर सकते हैं आप, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि आपने जिस रो को चेंज करना है ना उसको आपने सेकंड पे लिखना है। तो खैर कोई मसला नहीं, 11/2 R3 प्लस R1 करें, सॉरी -R1 करें। अच्छा एक और तरीका भी है वैसे, आप -11/2 R3 प्लस R2, यस ये भी हो सकता है वैसे। अच्छा पहले भी वैसे हमने एक एक्स्ट्रा स्टेप किया था, तो R2 में से हमने माइनस किया था R1 को। ओके, R2 में से हमने माइनस किया था R1 को। अच्छा वैसे यहाँ पर भी कर सकते हैं आप, -R2 प्लस R1 लिख दें, यस ऑफ कोर्स। सो ये खैर एक्स्ट्रा स्टेप हो गया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर भी देखें जी -11/2 R3 प्लस R2 करें, तो R1 को एज इट इज़ लिखें, सॉरी R2 नहीं R1 है, ये R1 है। ओके, तो -11/2 R3 0 प्लस R1 1, और ये 0 ही है, क्योंकि दोनों 0 हैं तो 0 लिख दें। इसी तरह से ये आपका जब -11/2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 से, तो ये -11/2 प्लस 11/2 दिस बिकम्स 0। अच्छा जी, यहाँ पर देखें -11/2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है -33/2, और जब आप इसमें ऐड करते हैं ना +35/2 तो आपके पास बनता है 2/2 सोल्व करने से। तो 2/2 क्या होता है 1 होता है, तो लिख लें 1। सेकंड क्या बन रही है जी 0 1 0 2, फिर 0 0 1 3, ये आपके पास एक फाइनल मैट्रिक्स आ गया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब आप देखें ना, अगर दोबारा फिर इसको जैसे हमने इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाया था, अब आप इसको दोबारा उसमें कन्वर्ट करें ज़रा, तो क्या बनता है 1 × x प्लस 0 × y प्लस 0 × z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से नेक्स्ट देखें 0 × x प्लस 1 × y प्लस 0 × z इज इक्वल टू 2। तो इसी तरह से 0 × x प्लस 0 × y प्लस 1 × z इज इक्वल टू 3। फर्दर सॉल्व करें तो पहले में ये भी 0, ये भी 0, पीछे क्या बचा x इज इक्वल टू 1। सेकेंड में देखें ये 0, ये 0, क्या बचा y इज इक्वल टू 2। थर्ड में देखें पहला भी 0, दूसरा भी 0, तो बचा क्या z इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा इस केस में सोल्यूशन सेट है, ऑर्डर ट्रिपलेट 1 2 3, ये 3 वैल्यूज़ हैं जो कि आपकी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं, कर सकती नहीं करेंगी, बल्कि आप चेक भी कर सकते हैं जस्ट बाय रिप्लेसिंग x को 1 से, y को 2 से और z को 3 से। ठीक है, सो आई थिंक आज हम यहीं पे फाइंड आउट करते हैं जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हमारा न्यू टॉपिक, जो कि अगेन हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो उससे पहले हम एचिलन फॉर्म और रिड्यूस एचिलन फॉर्म के बारे में सीखेंगे। सो आज यहीं पे फाइंड आउट करते हैं जी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लेक्चर से मतलब कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, क्यूरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।